हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टैलेंट एकेडमी। बच्चों, हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, है ना। लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट न्यूट्रिशन कर चुके हैं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिस्पिरेशन का सेकेंड पार्ट, जिसका नाम है रिस्पिरेशन। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिस्पिरेशन समझने से पहले हम लोग समझेंगे, है ना, दो टर्म, मतलब रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों को एक साथ समझेंगे। ठीक है। ब्रीदिंग क्या होता है ना। तो ब्रीदिंग, अगर ये चैप्टर जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं, है ना, या क्लास 9th वाले स्टूडेंट से आप पूछिएगा, है ना, व्हाट इज रिस्पिरेशन, तो उनका आंसर आएगा इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, मतलब सांस लेना और CO2 एक्सेल करना को हम लोग रिस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, है ना। रिस्पिरेशन में हम लोग सांस लेना और सांस छोड़ना को हम लोग रिस्पिरेशन नहीं बोलते हैं। ठीक है। सांस ऑक्सीजन लेना और CO2 को छोड़ना, ठीक है, ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है। ब्रीदिंग क्या कहलाता है? सांस लिए, ऑक्सीजन लिए, लंग्स में गया, लंग्स के थ्रू पूरे बॉडी में गया और पूरे बॉडी से CO2 आया, फिर हम लोग एक्सेल कर दिए। ठीक है। तो ये ब्रीदिंग है। ठीक है। रिस्पिरेशन कुछ अलग है। ठीक है। क्या है रिस्पिरेशन, वो हम लोग समझ रहे हैं। तो ब्रीदिंग में सिंपली इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 होता है। ठीक है। आप देखे होंगे, जब आप ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, यानी कि इनहेलेशन होता है, तो सांस लिए तो क्या हुआ? चेस्ट अप हुआ। ठीक है। चेस्ट अप होने का मतलब है कि जैसे चेस्ट अप होने का मतलब है कि आपका एयर हम लोग लिए तो चेस्ट अप हुआ, तो डायफ्राम जो डोम शेप में होता है ना, वो तुम्हारा फ्लैट हो जाता है। ठीक है। जैसे सांस लिए तो चेस्ट अप हुआ, डायफ्राम फ्लैट हो गया, ऐसे है तो फ्लैट हो गया। ठीक है। और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़े तो क्या हुआ? चेस्ट डाउन हो गया और डायफ्राम फिर से अपना नॉर्मल पोजीशन यानी कि डोम शेप में आ गया। ठीक है। तो ये ब्रीदिंग हो गया। ठीक है। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है? डायफ्राम मूव्स डाउन। डायफ्राम जो है ना, जो ऐसे फ्लैट होता है, जो ऐसे डोम शेप में है, वो फ्लैट हो जाता है, डाउन हो जाता है। ठीक है। रिब्स मूव अप, रिब के जो होता है वो मूव अप होता है। चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, चेस्ट कैविटी जो होता है वो लार्जर हो जाता है और एयर जो है इंटर में, लंग्स में इंटर हो जाता है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या होता है? तो डायफ्राम जो है, जो फ्लैट है, वो फिर से क्या होता है? अप हो जाता है, मूव्स अप हो जाता है, यानी कि डोम शेप में हो जाता है। ठीक है। रिब्स मूव्स डाउन हो जाता है, जैसे सांस लिए छोड़े तो क्या हुआ कि चेस्ट क्या हुआ? रिब्स क्या हुआ? डाउन हुआ। ठीक है। और एयर जो है वो बाहर आउट हो जाता है। ठीक है। तो ये ब्रीदिंग है। तो हम लोग जो दिख रहा है, हम जो कर रहे हैं, सांस लेना, सांस छोड़ना, तो ये तुम्हारा ब्रीदिंग है, रिस्पिरेशन नहीं है। ठीक है। ब्रीदिंग तुम्हारा एक तरह का फिजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है। और ये लंग्स के थ्रू होता है और इसमें एनर्जी लगता है, एनर्जी यूज होता है। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो आप सांस ले भी नहीं सकते और सांस छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि सांस लेने के लिए और छोड़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। ठीक है। सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मतलब इसमें भी एनर्जी लग रहा है। ठीक है। अब रिस्पिरेशन है। रिस्पिरेशन एक्चुअली में क्या है ना, कि ये जो ब्रीदिंग है वो रिस्पिरेशन का एक पार्ट है। विदाउट ब्रीदिंग रिस्पिरेशन नहीं हो सकता है। ठीक है। यानी कि ब्रीदिंग जो है उसी की वजह से रिस्पिरेशन हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं है। ठीक है। ब्रीदिंग रिस्पिरेशन का पार्ट है। ठीक है। तो सर होता क्या है रिस्पिरेशन? तो रिस्पिरेशन को हम लोग समझते हैं। आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में हम बताए हैं कि न्यूट्रिशन वाला चैप्टर में, कि खाना डाइजेस्ट होता है
और जब फूड डाइजेस्ट होता है तो डाइजेस्टेड खाना जो होता है वो विल्ली के थ्रू ब्लड में जाता है, और ब्लड से कहाँ जाता है, पूरे बॉडी के सेल में जाता है। ठीक है, पूरे सेल में कैसे जाता है, देखिए जैसे हम लोग पढ़े थे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना का क्या होता है, डाइजेशन। जैसे ये खाना क्या है, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्टेड फूड है। अब इसके वॉल में क्या पढ़े थे हम लोग, विल्ली है, और ये विल्ली खाना को क्या, विल्ली जो है वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा और इधर ब्लड वेसल्स होता है और उस ब्लड वेसल्स में भेज देगा। और ये ब्लड वेसल्स कहाँ है, ये ब्लड वेसल पूरे बॉडी में चला जाएगा, पूरे बॉडी के सेल में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, तो ये सेल में आ गया क्या, फूड, यानी कि ग्लूकोज, ग्लूकोज आ गया। ठीक है, सेल के कौन से पार्ट में, तो साइटोप्लाज्म में आ गया ये ग्लूकोज। अब साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज चला गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां जाने के बाद तुरंत हमको एनर्जी मिल जाएगा, नहीं। ठीक है, अब वो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के लिए भी कोई चीज चाहिए, और वही क्या है, ऑक्सीजन। मतलब ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल। क्या चाहिए, फ्यूल। ठीक है, और वो फ्यूल के रूप में क्या लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन। ठीक है, हम सिंपली रिस्पिरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। रिस्पिरेशन एक तरह का प्रोसेस होता है, और वो भी कौन सा प्रोसेस, कैटालिक प्रोसेस होता है, बायो कैटालिक प्रोसेस होता है ना, जिसमें खाना से एनर्जी मिलता है, जिसमें खाना से एनर्जी मिलता है। और जब तक रिस्पिरेशन नहीं होगा तो हमको एनर्जी नहीं मिलने वाला है। खाना खा लेना और एनर्जी मिल जाना आसान काम नहीं है। खाना खाने से एनर्जी नहीं मिलता है जब तक हम लोग रिस्पिरेशन नहीं करेंगे। कहने का मतलब है न्यूट्रिशन कर रहे हैं ना, तो न्यूट्रिशन से ही एनर्जी नहीं मिलेगा, आपको रिस्पिरेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, और रिस्पिरेशन कब होगा, जब आप ब्रीथ कीजिएगा, ब्रीदिंग होगा आपकी बॉडी में। तो जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन जाता है लंग्स में, लंग्स से ब्लड में, ब्लड से पूरे बॉडी के सेल में जाता है। और खाना भी कहाँ पहुंचा है, सेल में। अब दोनों वहां क्या करेगा, लड़ाई करेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों का फाइटिंग होगा वहां पे। ठीक है, और उस फाइटिंग से क्या होता है, बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, और वही एनर्जी हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो रिस्पिरेशन से क्या होगा, रिस्पिरेशन मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोगों को खाना से एनर्जी मिलता है। क्लियर, नहीं इसमें हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं अच्छे से। देखिए, रिस्पिरेशन इज द बायोकैटालिक प्रोसेस। बायोकैटालिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज टूटता है, जब कोई चीज टूटता है तो उससे जो एनर्जी मिलता है ना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बायोकैटालिक प्रोसेस। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहा है, और क्या बन रहा है, एनर्जी प्लस CO2 प्लस वाटर। तो देख रहे हैं ना, फूड जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक होकर एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, तो ये बायोकैटालिक प्रोसेस होता है। एक होता है एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस जस्ट इसका उल्टा होता है। उसमें क्या होता है कि एनर्जी कोई चीज, एनर्जी का यूज होता है उसमें। ठीक है, और ये क्या है, बायोकैटालिक प्रोसेस। बायोकैटालिक प्रोसेस जो होता है वो जब कोई चीज टूटता है तो जब एनर्जी मिलेगा ना, टूटने के बाद एनर्जी मिलेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं बायोकैटालिक प्रोसेस। इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिस्पिरेशन एक तरह का बायोकैटालिक प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज जो है टूट जाता है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और क्या देता है, एनर्जी रिलीज होता है। और एनर्जी के साथ साथ क्या रिलीज होता है, CO2 प्लस वाटर। CO2 और वाटर भी रिलीज होता है। तो ये आप देख चुके हैं। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे सेल है, सेल में न्यूक्लियस है और यहां पे ग्लूकोज आया,
ये ग्लूकोज जो है ना, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज ब्रेक होता है। ठीक है, पहले हम बता दे रहे हैं कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। सर कैसे? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है? C6H12O6। तो देख रहे हैं ना, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है ना, वो साइटोप्लाज्म में ब्रेक होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। तो अगर 6 कार्बन है तो 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटेगा, और ईच को हम लोग बोलेंगे पाइरुवेट। क्या बोलेंगे? पाइरुवेट बोलेंगे। इसको भी पाइरुवेट बोलेंगे। और ये जो ग्लूकोज पाइरुवेट में टूट रहा है वो विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहां पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट रहा है, जिसको पाइरुवेट कहते हैं। और ये काम कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और ये इंसिडेंट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, या तो वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, प्लांट हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज टूटकर पाइरुवेट बन रहा है। और वो कहां? साइटोप्लाज्म में। इसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब ये चीज जो हो रहा है ना, इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का बाद में इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, या तो वो ईस्ट हो, प्लांट हो, हम हैं, तुम हो, कोई भी हो, उसमें ये प्रोसेस कॉमन हो रहा है कि 6 कार्बन ग्लूकोज 3 कार्बन पाइरुवेट में टूट रहा है। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ऑक्सीजन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम है ग्लूकोज टूट रहा है तो ग्लूकोज टूट रहा है तो ग्लाइको। लाइसिस मतलब होता है टूटना, ग्लाइकोलाइसिस। Glycolysis means the process of breakdown of 6 carbon molecule of glucose into 3 carbon molecule of pyruvate। और ये कहां? तो साइटोप्लाज्म में। ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है तो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हमने देखा कि साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो रहा है थ्री कार्बन मॉलिक्यूल पाइरुवेट में। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एनर्जी भी बनता है, 2 ATP एनर्जी भी बनता है, लेकिन वो एनर्जी सेल यूज करता है, वो ज़्यादा नहीं होता है। टू ATP भी एनर्जी बनता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, पाइरुवेट प्लस थोड़ा सा एनर्जी बनता है, लेकिन वो एनर्जी ज़्यादा यूज नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत कम ही है उसका। अब देखिए, ये कॉमन प्रोसेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। अब इसके बाद जो पाइरुवेट है वो 2 कंडीशन में टूटेगा। एक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना चाहिए तब टूटेगा, और दूसरा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटेगा। ठीक है, इसीलिए आप बोल सकते हैं कि रिस्पिरेशन का 2 टाइप्स, एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन।
तो हम लोग पढ़े हैं कि ये पायरुवेट जो है, ये पायरुवेट कहां जाएगा? तो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ O2, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। कहने का मतलब है कि जब पायरुवेट बन जाता है साइटोप्लाज्म में, तो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, और जब ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक सेल ऑर्गेनेल होता है, और उसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लड़वाएगा। मतलब पायरुवेट भी जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और ऑक्सीजन भी जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और दोनों लड़ेगा, और लड़ने के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है ना, लड़कर पूरा एनर्जी रिलीज हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं उन लोग के अंदर, ठीक है। फूड और ऑक्सीजन जो है ना, दोनों ऐसा लड़ेगा कि पूरा एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। और ये कौन करवा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो आपका जब ये इंसिडेंट होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, तो ये पायरुवेट जो है, वो पायरुवेट कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। पायरुवेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, और होकर क्या बनता है? एनर्जी बनता है, प्लस CO2 प्लस वाटर। और ये पता है एनर्जी कितना बनता है? 38 ATP बनता है। 38 ATP, 38 ATP एनर्जी बनता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी बन रहा है। सर ATP क्या है? तो ATP जो होता है, हम लोग बाद में देखेंगे। ATP का मतलब होता है करेंसी ऑफ द सेल, या एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ATP का फुल फॉर्म। क्लियर? आगे देखिए। अब जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो रिस्पिरेशन होगा उसको एरोबिक रिस्पिरेशन कहेंगे, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो सर कौन कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है ये? तो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ये सब जो है वो एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं, ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ये प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एनर्जी कितना बनता है? 38 ATP। मतलब यहाँ पे ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, और कंप्लीट ब्रेकडाउन होकर एनर्जी देता है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में CO2 और H2 निकलता है। यही CO2 जो है ना, ब्लड में आता है, ब्लड से आपका लंग्स में आता है, और लंग्स से निकल जाता है, ठीक है। सेकेंड केस है, सेकेंड केस जो होता है ना, वो एनारोबिक होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ऑक्सीजन का एब्सेंस होगा, और ये कहाँ होता है? ईस्ट में होता है, ये याद रखिएगा। ईस्ट पता होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और ये भी रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं करेगा तो इसको एनर्जी नहीं मिलेगा, ठीक है। रेस्पिरेशन नहीं करेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा, लेकिन ये रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, ये ऑक्सीजन का यूज नहीं करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो एनर्जी बन रहा है बहुत कम बनता है एनर्जी, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे एनर्जी बन रहा है ना जितना, उतना वहाँ पे नहीं बन रहा एनर्जी, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट जब रिस्पिरेशन करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बनता है इथेनॉल, इथेनॉल बनता है, प्लस CO2 बनता है।
और प्लस जो है ना एनर्जी बनता है लेकिन बहुत कम एनर्जी बनता है, मतलब 2 एटीपी एनर्जी बनता है। ठीक है, इथेनॉल का फॉर्मूला आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं C2H5OH, ये इथेनॉल का फॉर्मूला है। ठीक है, इथेनॉल मतलब अल्कोहल। ठीक है, मतलब ईस्ट जब रिस्पिरेशन करेगा तो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, जिसकी वजह से इथेनॉल यानी कि अल्कोहल बनता है और CO2 रिलीज होता है। ठीक है, और अल्कोहल इंडस्ट्री में आपका ईस्ट का यूज होता है, आप क्लास 8 में पढ़े हैं। ठीक है, कि कैसे अल्कोहल प्रिपेयर किया जाता है बाय द विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। ठीक है, अब ये जो CO2 है वो CO2 का यूज आप पढ़े होंगे, ब्रेड वगैरह बनाने में यूज होता है। ठीक है, देखे होंगे ब्रेड वगैरह बनाने में कैसे यूज होता है, आप पढ़े हैं कि ब्रेड बनाने के समय क्या होता है, ईस्ट पाउडर को ऐड किया जाता है। वो जो फ्लोर होता है, मैदा या आटा जो होता है, उसमें ईस्ट पाउडर ऐड किया जाता है, उसको 2-3 घंटा तक रख दिया जाता है। और उसमें से क्या होता है कि देखेंगे कि जो अगर साइज इतना बड़ा है तो साइज क्या होता है, वॉल्यूम राइज हो जाता है। इसका रीजन यही है कि जो ईस्ट है वो कार्बोहाइड्रेट जो भी प्रेजेंट है उसमें से खाएगा और रिस्पिरेशन करेगा, और रिस्पिरेशन के बाद वो CO2 रिलीज होगा, और वो CO2 जब निकलेगा ना तो एक होल बनाते हुए निकलेगा, जिसकी वजह से वो जो डो होता है उसका वॉल्यूम राइज हो जाता है। और ब्रेड देखे होंगे बहुत हल्का हल्का होल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, फ्लफी होता है, किसकी वजह से, यही CO2 की वजह से। ठीक है, और ये जो चीज कर रहा है ना, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से करता है, ये भी याद रखिएगा। कौन सा प्रोसेस, फर्मेंटेशन। ठीक है, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से कर रहा है। फर्मेंटेशन पढ़े हैं, शुगर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, थर्ड केस है, ये भी आपका एनारोबिक रिस्पिरेशन है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की कमी होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं है कंप्लीट तरीके से, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा कहाँ होता है, मसल सेल में होता है। कहाँ, इन मसल सेल, मसल सेल। ठीक है, और ये लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है, लैक ऑफ O2 की वजह से होता है। ये भी एनारोबिक ही है ना, ये भी एनारोबिक ही है, एनारोबिक ही रेस्पिरेशन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है ग्लूकोज का। ठीक है, क्या होता है ना कि जब मसल का उतना तो काम नहीं है, इसलिए मसल को ज़्यादा एनर्जी, मतलब पैर का मसल हो गया, चाहे कुछ ऐसे मसल होते हैं वहाँ पे ज़्यादा उसका वर्क नहीं है, इसलिए उसको एनर्जी की ज़रूरत उतना नहीं होता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, है ना, उस केस में क्या होता है कि मसल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो उस केस में तुरंत वो एनर्जी बनाता है, लेकिन उस समय ऑक्सीजन उसको अच्छा से नहीं मिल पाता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो अच्छा से नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मसल सेल है, मसल सेल है। ठीक है, तो मसल सेल है तो क्या होगा कि जैसे कि मान लो कि ये बहुत वर्क कर रहा है, तो ऑक्सीजन का जो होगा ना कमी होगा, या बहुत कम ही ऑक्सीजन होगा, और उस केस में जब पायरुवेट टूटता है ना, तो पायरुवेट आपका लैक्टिक एसिड प्लस लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, और यहां भी एनर्जी जो है ना 2 ATP एनर्जी बनता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP एनर्जी बनता है। और यही लैक्टिक एसिड जब मसल में फॉर्म होता है ना, लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, मसल क्रैम्प होता है, मसल क्रैम्प होता है। तो आप देखे होंगे जब बहुत ज़्यादा दौड़ लेंगे, कभी नहीं दौड़े अपनी लाइफ में, या बहुत दिन से नहीं दौड़े हैं लेकिन मन किया चलो आज दौड़ लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर 10 किलोमीटर दौड़ लिए, या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, तो उस केस में क्या होता है कि आपका पैर हाथ पूरा दर्द देने लगता है। ठीक है, और वो किसकी वजह से होता है, वही वहाँ पे पायरुवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन में टूटा होगा मसल सेल में, और लैक्टिक एसिड का फॉर्म हुआ होगा, और वही लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, मसल क्रैम्प हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट
नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है ना। तो ग्लूकोज जो है वो क्या टूटा, ग्लूकोज टूटा पायरूवेट में, ठीक है। अब ये पायरूवेट कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन भी आएगा, है ना। O2P जो है यही आएगा। अब O2 और पायरूवेट मिलकर क्या क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा और 38 ATP एनर्जी बनाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए मसल क्रैम्प, एथलीट फुट्स है, एथलीट है ना, तो इसका मसल क्रैम्प हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं एटीपी के बारे में। एटीपी क्या होता है? एटीपी जो होता है वो क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। एनर्जी करेंसी है, करेंसी मतलब समझते हैं ना, जैसे पैसा, जब हमको कोई चीज जरूरत होता है तो अपना क्या करते हैं, पैसा खर्च करते हैं और पैसा खर्च करके उसको दे देते हैं। उसी तरीका से एटीपी है, जब एनर्जी की जरूरत होता है तो वो एटीपी हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और जो एनर्जी रिलीज होता है रेस्पिरेशन के टाइम में वो क्या बनाता है, एटीपी बनाता है, मॉलिक्यूल, एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है। कैसे, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज करके। कहने का मतलब है कि एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी, जो एनर्जी बन रहा है रेस्पिरेशन के टाइम में, जब ये तीनों कंबाइन होगा तो आपको बनेगा एटीपी। और यही एटीपी एनर्जी जो होता है ना, हम लोग अपने एनर्जी को स्टोर करते हैं एटीपी के फॉर्म में, ऐसे ही स्टोर करते हैं, ठीक है। एटीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी एटीपी, ठीक है। और वो एटीपी जब कब जरूरत होगा, जब हम लोग को जरूरत पड़ेगा, तो ये एटीपी क्या होगा, ब्रेक होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में एटीपी ब्रेक होगा, और जब ब्रेक होगा तो आपको बनेगा एडीपी प्लस पीआई प्लस एनर्जी, ठीक है, एनर्जी बनेगी। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे दिया है एडीपी प्लस पी फॉस्फेट यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एनर्जी तो बना, तो क्या बना, एटीपी। अब फिर क्या होगा, एटीपी जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी, और वो एनर्जी हमारी बॉडी को मिल जाता है, ठीक है। अब है ब्रीदिंग इन एनिमल्स, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स है ना, उसमें कैसे ब्रीदिंग होता है, तो सब में लंग्स नहीं होता है, मतलब हर एनिमल्स में लंग्स नहीं है। हमारे पास है लंग्स, इसका मतलब ये नहीं है कि सब जगह सब एनिमल के पास लंग्स होता है। किसी किसी में एनिमल्स में लंग्स होता है और किसी किसी में नहीं होता है। तो देखिए जैसे इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट में ग्रासहोफर हो गया, है ना, इंसेक्ट हो गया। तो ये इंसेक्ट कैसे ब्रीथ करता है, कैसे सांस लेता है, ठीक है। तो इंसेक्ट के पास, इंसेक्ट के बॉडी में जो होता है, बहुत माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो गौर कीजिएगा कि छोटे छोटे होल्स होता है, छोटे छोटे होल्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरेकल्स। क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स, ठीक है। और इसी स्पाइरेकल्स के थ्रू क्या करता है कि ऑक्सीजन को इनहेल करता है, ठीक है। और ये स्पाइरेकल्स जो है ना, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देखिए है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहता है, देख रहे हैं, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया या ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं। तो ये स्पाइरेकल के थ्रू ऑक्सीजन लेकर वो ट्रैकिया में भेज देता है, और ट्रैकिया के थ्रू क्या करता है, पूरे सेल में चला जाता है और वो अपना रेस्पिरेशन का काम कर लेता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, लिखिए, लिखा हुआ है स्पाइरेकल्स प्लस ट्रैकिया, मतलब होल्स ऑन बॉडी, मतलब इसकी बॉडी पे होल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरेकल्स, और हर होल्स ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक है। इस तरीका से ये ब्रीदिंग करता है। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म जो होता है वो स्किन के थ्रू ऑक्सीजन को इनहेल करता है और CO2 एक्सहेल करता है, ठीक है। स्किन उसका बहुत ज्यादा मॉइस्ट होता है जिसके थ्रू वो ब्रीदिंग कर लेता है। नेक्स्ट है फिश एंड एक्वेटिक एनिमल्स, मछली हो गया या पानी में रहने वाला जो एनिमल्स हो गया, वो कैसे ब्रीदिंग करता है, तो वो गिल्स के थ्रू करता है। देखे होंगे आप, यहाँ पे देखिए ये गिल्स है, ये एरिया जो है ना ये गिल्स है, ठीक है। क्या होगा, वाटर इन होगा
अब वाटर में पता है ना कि पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो डिजॉल्व फॉर्म में होता है, पानी में डिजॉल्व होता है, तो वो डायरेक्ट हवा से नहीं ले सकता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो क्या करता है, पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसी से ऑक्सीजन ले लेता है। कैसे, तो पहले पानी लेना पड़ेगा ना उसको, पानी वो पिया, अब पानी पीने के बाद वो पानी कहाँ गया, गिल्स में। अब वो गिल्स क्या करेगा, उस पानी में से ऑक्सीजन को फिल्टर आउट कर लेगा और उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के सेल में भेज देगा, ठीक है। तो फिश और एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करता है। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में आ गया फ्रॉग। एम्फीबियंस मीन जो लैंड पे तो रहेगा ही, साथ ही साथ पानी में भी रहेगा, पानी और लैंड दोनों जगह रहेगा, उसको बोलते हैं एम्फीबियंस। और उसमें आ गया फ्रॉग। तो सर जो लैंड में रहेगा, अगर लैंड पे आ गया तो वो क्या, उसके पास लंग्स भी है, लंग्स के थ्रू लेगा। क्या पानी में है तो वो गिल्स भी है उसके पास कि गिल्स से लेगा, ठीक है। तो अगर वो पानी में है तो स्किन के थ्रू ले लेता है, पानी में है तो स्किन के थ्रू वो ब्रीदिंग करता है। और जब लैंड पे आता है तो उसके पास लंग्स भी है, मतलब लंग्स भी है उसके पास, तो लंग्स के थ्रू वो ब्रीदिंग कर लेता है, ठीक है। तो लंग्स, और जब पानी में जाएगा तो पानी में जो डिजॉल्व होता है ऑक्सीजन उसको अपने स्किन के थ्रू ले लेता है, इनहेल कर लेता है। और जब लैंड पे जाएगा तो वो उसके पास लंग्स भी है जिसके थ्रू वो ले लेता है। तो बहुत यूनिक प्राणी है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। मैमल्स में हम लोग आ गए, ठीक है। रेप्टाइल्स, इसमें सांप ये सब आ गया। फिर बर्ड्स, ठीक है, ये तीनों के पास लंग्स होता है, ठीक है, और ये लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करता है, ठीक है। बर्ड्स में यहां पे लिखा हुआ है बर्ड्स लंग्स प्लस एयर सैक्स, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, है ना, एयर सैक होता है जिसके थ्रू वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। आगे है वेल्स एंड डॉल्फिन, ये भी पानी में रहता है लेकिन ये गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन नहीं लेता है, गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग नहीं करता है। तो कौन कौन, वेल्स और डॉल्फिन, ये लोग भी यूनिक है बहुत, ठीक है। यूनिक इस केस से है कि पानी में रहने के बावजूद भी ये गिल्स से ब्रीदिंग नहीं कर रहा है। क्या भाई, तो वेल और डॉल्फिन के पास लंग्स होता है। क्या होता है, लंग्स, ठीक है, लंग्स होता है और ये लंग्स से ब्रीदिंग करता है। और सर लंग्स से ब्रीदिंग करता है तो मतलब कैसे करता है, तो वो पहले पानी आता है ऊपर सरफेस और ऊपर छलांग मारता है हवा से और इधर को ले लेता है, ठीक है। देखिए लिखा लंग्स कम टू द सरफेस फॉर एयर, ठीक है, मतलब पानी के ऊपर सरफेस पे आता है और हवा से ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक है। तो वेल और डॉल्फिन भी बहुत ज्यादा यूनिक है। क्लियर। नेक्स्ट है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में देख सकते हैं आप कौन कौन सा पार्ट होता है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का। तो पहला पार्ट है नसल कैविटी, देख रहे हैं, ये है नसल कैविटी, ये है नसल कैविटी, ठीक है। उसके बाद आता है फेरेंक्स। ये फेरेंक्स जो होता है ना वो कॉमन पैसेज होता है, वो फूड पाइप और विंड पाइप दोनों के लिए, ठीक है। मतलब एक ऐसा पैसेज है जहां से दोनों पाइप ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, ये याद रखिए। फिर उसके बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स पता होगा वॉइस बॉक्स है जहां से आवाज निकलता है, ठीक है। फिर ये लैरिंग्स जो है, लैरिंग्स के बाद ये देखिए ये ट्रैकिया है। क्या है ये, ट्रैकिया, जिसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप। ट्रैकिया को हम लोग बोलते हैं विंड पाइप, ये याद रखिएगा, विंड पाइप। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप, ठीक है। अब यही ट्रैकिया क्या होता है कि दो पार्ट में, देखिए ये ट्रैकिया आया, ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया और इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है। अब यही ब्रोंकाई बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और हर ब्रोंक्यूल्स के एंड में जो होता है वो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है या एयर सैक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वोलाई, ठीक है। और उसके नीचे देख लीजिए डायफ्राम है, ठीक है। तो ये तुम्हारा टोटल पार्ट्स है, कौन कौन, नसल कैविटी, फेरेंक्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर लंग्स हो गया। लंग्स तो ही मेन है ना, ब्रीदिंग जो है लंग्स से ही हो रहा है ना, मेन तो लंग्स ही है, ठीक है। तो ये लंग्स हो गया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोइली और डायफ्राम। तो ये मेन पार्ट होता है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का। तो फर्स्ट है नॉस्ट्रिल।
यानी कि नसल कैविटी का पार्ट है। नसल कैविटी आप देख सकते हैं कि ये पूरा नसल कैविटी है अंदर, ठीक है। कैविटी मतलब समझते हैं ना, खाली जगह। तो ये देखिए 2 होल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं नोस्ट्रिल, और जब भी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो इसी नोस्ट्रिल के थ्रू जाता है लंग्स में। ये तो क्या हुआ, ऑक्सीजन गया यही दोनों नोस्ट्रिल के अंदर, ठीक है। तो नोस्ट्रिल यानी कि नसल कैविटी, एयर इंटर्स मतलब इसी के थ्रू एयर इंटर्स होता है, ठीक है। अब हवा में बहुत सारा क्या होता है, जम्स हो गया, डस्ट हो गया, ये सब हो गया। अब ये सब नहीं जाता है अंदर, सर ऑक्सीजन लिए तो क्या डस्ट वगैरह जो हवा में है वो सब चला गया अंदर? नहीं। तो हमारे बॉडी का ऐसा मैकेनिज्म है कि वो क्या करता है, डस्ट वगैरह या जम्स वगैरह को पहले ही फिल्टर कर देता है। उसके लिए क्या बनाया हुआ है, नोजी हेयर, देखे होंगे नोजी हेयर होता है। वो नोजी हेयर क्या करता है कि हवा में जो भी डस्ट वगैरह है, जम्स वगैरह है, वो अपने हेयर के थ्रू क्या करता है, उसको फिल्टर कर देता है, ठीक है। उसको अंदर नहीं जाने देता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई जम्स है, कोई डस्ट है जो ये हेयर से बच गया, है ना, होगा ना, बहुत सारा काबिल होगा डस्ट वगैरह, जम्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा काबिल होता है ना, तो वो क्या होगा कि वो चला जाएगा, इससे बचकर अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके वॉल में म्यूकस होता है, ठीक है। म्यूकस मतलब स्टिकी सब्सटेंस होता है, लिक्विड म्यूकस, ठीक है। और वो म्यूकस क्या करता है, जो बचा हुआ रहेगा ना डस्ट वगैरह जो आगे पार हो जाता है, वो क्या होता है कि उसको चिपका लेता है, मतलब उसको स्टिक कर लेता है, ठीक है। अगर उससे भी ज़्यादा है कि नहीं भाई हम म्यूकस से भी बच गया, आगे चला गया, तो हम लोग, हमारा बॉडी का मैकेनिज्म है कि अगर डस्ट वगैरह या जम्स वगैरह अंदर जाता है, जैसे ही अंदर जाने लगेगा तो हम लोग को क्या छींक आता है, और छींक आने के बाद क्या होता है कि वो तुरंत बाहर निकल जाता है, बहुत दूर फेंकाता है, ठीक है। इसीलिए हमारे बॉडी का ऐसा मैकेनिज्म है कि केवल हवा ही जाता है अंदर, है ना। तो एयर इंटर्स, डस्ट एंड माइक्रोब्स फिल्टर्ड बाय हेयर एंड म्यूकस। तो हेयर और म्यूकस के द्वारा जो डस्ट है और डस्ट और जम्स वगैरह है वो फिल्टर हो जाता है। अब जो हवा है वो एयर है, वो एयर कहां जाएगा, तो फेरेंक्स के पास जाएगा, फेरेंक्स, ठीक है। फेरेंक्स कॉमन पैसेज है। फेरेंक्स कॉमन पैसेज किसके लिए है, विंड पाइप और फूड पाइप के लिए। अब वहां पे जाएगा हवा। अब हवा जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से पाथ में जाए, विंड पाइप वाला जाए या फूड पाइप वाला जाए। हवा को तो नहीं पता है ना कि कहाँ जाना है, तो कहीं भी चला जाता है हवा, हर जगह हवा है, ओमनी प्रेजेंट है। जैसे गॉड कैसे ओमनी प्रेजेंट है, उसी तरीके से हवा भी क्या है, ओमनी प्रेजेंट है, हवा हर जगह जा सकता है। तो वो अब फेरेंक्स में जाएगा तो सोचेगा अरे विंड पाइप है, विंड पाइप में जाना चाहिए, अरे फूड पाइप में जाना चाहिए। उसको तो पता नहीं है ना कि कहाँ जाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे फेरेंक्स के पास क्या होता है कि एक कार्टिलेज से बना हुआ ढक्कन बोल सकते हो, जिसको हम लोग इपीग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इपीग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, इपीग्लॉटिस, ठीक है। फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे कि हम बता सकते हैं, मुझे 2 मिनट, जैसे मान लीजिए कि यहां पे मान लीजिए ये है विंड पाइप, और इधर हो गया पीछे साइड होता है, पीछे साइड होता है फूड पाइप, ठीक है। इसके लिए ऐसे है मान लीजिए, और ये कॉमन पैसेज है फेरेंक्स, ठीक है। ये हो गया ट्रैकिया और ये हो गया फूड पाइप। अब आया यहां पे एयर आया। अब एयर को पता नहीं है कि यहां जाना है कि यहां जाना है, तो इसको कौन भेजेगा सही डायरेक्शन में। तो यहां पे होता है गार्ड, जैसा बोल सकते हो, गार्ड बोल रहे हो, ये हवा को गार्ड कर रहा है, उसका नाम है इपीग्लॉटिस, ठीक है। यहां पे इपीग्लॉटिस होता है, जैसे फ्लैप लाइक, मतलब एक तरह से ऐसा होता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जैसे एयर आया तो वो क्या करेगा, फूड वाला पाइप को जो है ना, फूड वाला पाइप को जैसे फूड वाला पाइप को क्या करेगा, बंद कर देगा। फूड वाला पाइप को क्या करेगा, बंद करेगा। अब हवा बताइए कैसे जाएगा, हवा एकदम आराम से चला जाएगा, उसको पता है कि उधर तो रास्ता है ही नहीं, है ना, तो आराम से चला जाएगा, है ना। अब जब हम लोग खाना खाएंगे तो जब फूड आएगा तो ये इपीग्लॉटिस क्या करेगा, इपीग्लॉटिस ट्रैकिया वाला पाथ को बंद कर देगा और खाना आराम से फूड पाइप में चला जाता है, ठीक है। तो इपीग्लॉटिस देख रहे हैं ना,
क्या कर रहा है, दोनों पाथ को कंट्रोल कर रहा है कि हवा कहाँ जाएगा और खाना कहाँ जाएगा, ठीक है। और इपिग्लॉटिस को कंट्रोल करने वाला कौन है सर, है ना, पता है आपको, बताने की जरूरत नहीं है, ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन जो है वो इपिग्लॉटिस को कंट्रोल करता है, ठीक है, कि हाँ भाई तुमको ये बंद करना, तुमको ये बंद करना। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग बहुत कहीं और सोच रहे होते हैं, एग्जाम का प्रेशर रहता है, अरे अभी ये पढ़ना है, ये बचा हुआ, ये बचा हुआ, एग्जाम आ रहा है, ठीक है, उस केस में ब्रेन कहीं और बिजी है, तो इपिग्लॉटिस को सिग्नल नहीं मिल पाता है ब्रेन से। जब खाना खा रहे हैं और कहीं सोच भी रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, खाना जब जाता है फेरेंक्स में तो वो कंफ्यूज हो जाता है, कौन, इपिग्लॉटिस, किसको बंद करे, फूड पाइप को या विंड पाइप को। तो क्या होता है, कंफ्यूज होकर कभी क्या होता है कि विंड पाइप को क्या करता है कि फूड पाइप को बंद कर देता है। खाना गया, कंफ्यूज है इपिग्लॉटिस, किसको बंद करे, खाना कहाँ भेजे। तो कभी ब्रेन से जब सिग्नल नहीं जाएगा, क्योंकि ब्रेन तो कहीं और इन्वॉल्व है, तो उस केस में क्या होता है कि इपिग्लॉटिस क्या करता है कि फूड पाइप को ही बंद कर देता है, और वो खाना को कहाँ जाना है, फूड पाइप में ही जाना है। लेकिन इपिग्लॉटिस को सिग्नल नहीं मिला, इसलिए क्या करता है कि फूड पाइप को बंद कर देता है, और उस केस में खाना जो है ना वो कहाँ जाना लगता है, वो खाना जाने लगता है विंड पाइप में। और जैसे ही जाने लगता है, जैसे ही जाने लगता है तो गलत पाथ पे जा रहा है ना, सही पाथ पे जाओगे, जाएगा तभी तो होगा, ठीक है। तो वो गलत पाथ पे जा रहा है, तो लंग्स क्या कहेगा, लंग्स, क्योंकि लंग्स ही कंट्रोल कर रहा है, वो देखेगा अरे फूड आ रहा है ना, कहेगा भाई तुमको यहाँ नहीं आना है, तुम्हारा पाथ दूसरा है, तुम्हारा रास्ता दूसरा है, इधर क्यों आ रहा है। तो उसको धक्का देगा खाना को, अरे उधर जाओ उधर जाओ। और जैसे ही धक्का देगा ना खाना को, तो खाना जो है ना बाहर निकल जाता है, ठीक है, मतलब एक तरह से सरक जाता है। लोग खाना खाता दिखते हैं, सरक जाता है, पानी उनी फिर पिलाया जाता है अच्छा से, ठीक है। और दम अंदर जाने लगा तो दम और जोर से धक्का देगा, उस केस में नाक मुंह सबसे पानी आ जाता है, ठीक है, खाना बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसलिए खाना खाने समय एकदम खाना पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। आगे है तो इपिग्लॉटिस बता दी कैसे वो बताता है, लिखा है अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, जो खाना को विंड पाइप जाने से रोकता है। अब नेक्स्ट है लैरिंक्स। लैरिंक्स सिंपली वॉइस बॉक्स है, क्या है, वॉइस बॉक्स, जहां से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम लोग बोलते हैं विंड पाइप। ट्रैकिया पता है ना, विंड पाइप है, हवा जो है ना जब सांस ले रहे हैं तो लंग्स में जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, यही ट्रैकिया के थ्रू जा रहा है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, ट्रैकिया देखिए लिखा है ट्यूब कैरिंग एयर टू लंग्स, हैज सी शेप कार्टिलेज, रिंग्स टू प्रिवेंट द कोलैप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंग ऑफ कार्टिलेज। जैसे मान लीजिए ट्रैकिया है, ठीक है, तो ट्रैकिया पाइप जैसा स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। अब इसके अराउंड में क्या होता है कि आपका रेंज ऑफ कार्टिलेज है, रेंज ऑफ कार्टिलेज, इस तरीके से इसको बोलते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। अब ये रिंग ऑफ कार्टिलेज नहीं है, मान लो फॉर एग्जांपल नहीं है, तो जैसे जब नहीं है तो ये पाइप है, ठीक है, अब हवा जा रहा है, तो हवा जा रहा है तो एकदम ठीक रहेगा, एकदम अच्छा रहेगा पाथ उसका, हवा आराम से जाएगा। अब मान लीजिए हवा नहीं जा रहा है तो क्या होगा कि ये पाइप जो है ना, ये पाइप जब हवा नहीं जा रहा है इसके अंदर तो कोलैप्स हो जाएगा, इस तरीके से ऐसे ऐसे कोलैप्स हो जाएगा, और कोलैप्स हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, उसके बाद सांस हम लोग नहीं ले सकते। इसीलिए क्या होता है कि इसके अराउंड में कार्टिलेज बनाया रहता है, ताकि ये इसके वॉल जो होता है ना, ट्रैकियल वॉल, उसको कोलैप्स होने से बचाता है ये रेंज ऑफ कार्टिलेज। तो रेंज ऑफ कार्टिलेज का काम क्या है, ट्रैकियल वॉल को कोलैप्सिंग से बचाता है, कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। लिखा हुआ है अभी कि ट्यूब कैरिंग एयर टू लंग्स हैज सी शेप कार्टिलेज रिंग्स टू प्रिवेंट कोलैप्स, ठीक है। अब है ब्रोंकाई। ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू ब्रांच, है ना, ईच ब्रांच कॉल्ड ब्रोंकस, ब्रोंकस, है ना। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकाई। ट्रैकिया जैसे ये ट्रैकिया है और ये दो ब्रांच में डिवाइड हो गया, तो इसको हम बोलेंगे दोनों को बोलेंगे ब्रोंकाई और एक को बोलेंगे ब्रोंकस।
ब्रोंक्यूल्स। अब ये ब्रोंक्यूल्स क्या होता है कि ये जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकस है, ये भी आगे चलकर डिवाइड हो जाता है, अलग ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई दैट स्प्रेड इनसाइड द लंग्स। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये है ब्रोंकस और फिर फर्दर जो ब्रांचेस डिवाइडेड हुआ है उसको बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, हर ब्रोंक्यूल्स के एंड में क्या होता है, एल्वोलाई होता है। ये याद रखिएगा कि ब्रोंक्यूल्स के एंड में क्या होता है, एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स एल्वोलाई होता है, एल्वोलाई या एल्वुलस, एल्वुलर सेक। क्या होता है, एल्वुलर सेक। बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एल्वुलर सेक बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये तुम्हारा ब्रोंक्यूल्स है, उसके एंड में बलून लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एल्वुलाई। ठीक है, टाइनी बलून लाइक सेक वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। ठीक है, यही ऐसा जगह है जहां से ऑक्सीजन चला जाता है पूरे बॉडी में और पूरे बॉडी से आ जाता है CO2 एल्वुलाई में। ठीक है, देख सकते हैं आप, यह है एल्वुलाई, पूरा दम जूम किया गया है ना। अब जैसे हवा आया, एयर आया अंदर, एयर अंदर आ गया। अब एल्वुलाई जो होता है ना, एल्वुलाई, इसके अराउंड में क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज रहता है इसके वॉल में। ठीक है, इसके वॉल में क्या रहता है, ब्लड कैपिलरीज। अब देखिए, लंग्स उठकर तो नहीं जाएगा ना हर सेल के पास कि भाई ले लो तुम्हारा ऑक्सीजन है, तुम ऑक्सीजन ले लो, तुम ऑक्सीजन ले लो, तो नहीं ले जाएगा। लंग्स कैसे जाएगा, तो लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी के सेल में जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड पूरे बॉडी में जा रहा है ना, पूरे बॉडी से कनेक्टेड है ना ब्लड। तो अब लंग्स तो एक ही जगह है ना, वो सब जगह उठकर जाएगा तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। इसीलिए लंग्स क्या करता है, ब्लड कहता है कि हम तो जा ही रहे हैं सब जगह, है ना, आप हमको दे दीजिए ऑक्सीजन, हम पूरे सेल को दे देंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये एल्वोलाई से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन चला जाता है कहाँ, ब्लड वेसल से, और ब्लड वेसल से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आ जाता है एल्वोलाई में। और ये किसके थ्रू होता है, कौन से प्रोसेस के थ्रू, तो डिफ्यूजन प्रोसेस। ये याद रखिएगा कि एल्वोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में गया और ब्लड से CO2 एल्वोलाई में आ गया थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, ये याद रखिएगा। ब्लड वेसल्स में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल होता है, और रेड ब्लड सेल पता होगा, बचपन में हम लोग पढ़े हैं कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड, खून का कलर लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है। व्हाट इज हेमोग्लोबिन, तो रिस्पिरेटरी पिगमेंट, रेड पिगमेंट बोल सकते हो। ठीक है, और यही जो पिगमेंट होता है ना हेमोग्लोबिन, वही क्या करता है, CO2 को पकड़ लेता है, मतलब CO2 का हाथ पकड़ता है और पूरे बॉडी के सेल में छोड़ आता है। ठीक है, क्योंकि कोई हाथ पकड़कर सब जगह ले जाने वाला तो होना चाहिए ना, तो ऑक्सीजन को हाथ पकड़कर कौन ले जाता है, तो आपका हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन यानी कि रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचा देता है, पूरे बॉडी के सेल में पहुंचा देता है। ठीक है, अब यहां पे याद रखिएगा, जो CO2 होता है ना, वो ऑक्सीजन से ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में। ये याद रखिएगा, CO2 इज मोर soluble in water than O2। तो CO2 जो होता है वो डिजोल्व फॉर्म में रहता है ब्लड में। ठीक है, डिजोल्व फॉर्म में आता है, वही डिजोल्व फॉर्म में ही पूरे बॉडी में से आता है यहाँ पे, और वो CO2 जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू चला जाएगा कहाँ, वही एल्वोलाई में, और एल्वोलाई के थ्रू ब्रोंक्यूल्स के थ्रू चला जाएगा ब्रोंकाई से ट्रैकिया से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा इंसिडेंट
मतलब कि हमारे बॉडी में कैसे हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, कैसे रिस्पिरेशन हो रहा है, वो तुमको समझा रहा है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे रिस्पिरेशन होता है? क्योंकि प्लांट्स भी क्या है, लिविंग थिंग्स है, तो ये भी रिस्पिरेशन करेगा। तो प्लांट्स में क्या होता है वो देखिए, दिन में क्या होता है, देखो तो रिस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो डे टाइम में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होता है और रिस्पिरेशन भी होता है, दोनों होगा। रिस्पिरेशन तो एनी टाइम हो रहा है ना, हम लोग भी एनी टाइम कर रहे हैं रिस्पिरेशन, उसी तरीके से प्लांट भी क्या करता है, एनी टाइम रिस्पिरेशन करता है। ठीक है, तो रिस्पिरेशन हो रहा है और दिन में फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। लेकिन रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, लेकिन रिस्पिरेशन होता है। ओनली रिस्पिरेशन होगा, दिन रात दोनों में होगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस दिन में होगा, लेकिन रात में नहीं होता है फोटोसिंथेसिस। लेकिन रिस्पिरेशन दोनों में होता है, रात में भी और दिन में भी। ठीक है, अब देखिए, जब रिस्पिरेशन करेंगे, क्या करेंगे, रिस्पिरेशन, तो क्या निकलेगा, रिस्पिरेशन कर रहा है तो CO2 थोड़ी ना लेगा प्लांट, CO2 तो खाना बनाने के लिए लेता है ना, रिस्पिरेशन के लिए तो ऑक्सीजन जरूरी है ना प्लांट को, तो वो ऑक्सीजन लेगा रिस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन लेगा रिस्पिरेशन के लिए, जब रिस्पिरेशन हो जाएगा तो क्या रिलीज करेगा, CO2। अब वो CO2 रिलीज नहीं कर देगा, वही CO2 का यूज करेगा फोटोसिंथेसिस में। तो ये जो CO2 निकला ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, वो CO2 का यूज हो जाएगा कहां, फोटोसिंथेसिस में। अब फोटोसिंथेसिस होगा, अब फोटोसिंथेसिस में बताया गया है कि आफ्टर फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो होता है दिन में, वो क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो दिन में क्या होता है, ओवरऑल ऑक्सीजन रिलीज होता है, और वही ऑक्सीजन हम लोग इनहेल कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए ट्री बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नाइट टाइम में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस जो है ना, वो नहीं होता है, क्योंकि सनलाइट नहीं है। ठीक है, तो केवल रिस्पिरेशन होता है, और जब रिस्पिरेशन होगा तो क्या होगा, CO2 रिलीज होगा, और वो CO2 ओवरऑल रात में क्या होता है, CO2 रिलीज करता है प्लांट। ठीक है, तो बताइए दिन में कौन सा गैस रिलीज होता है, ऑक्सीजन। रात में प्लांट कौन सा गैस रिलीज करता है, CO2। क्यों भाई, एक बार और देखो तुम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। डे टाइम में रिस्पिरेशन होगा, रिस्पिरेशन के टाइम में CO2 रिलीज होगा, और वो CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगा। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन रिलीज होगा, तो नेट रिलीज क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज होता है दिन में। रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ओनली रिस्पिरेशन होता है, और जिसमें रिस्पिरेशन के बाद CO2 रिलीज होता है, और नेट रिजल्ट क्या हुआ, CO2 निकल जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है एक्टिविटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी से तो क्वेश्चन बिना पूछे दे देगा, है ना, टीचर नहीं बोलेगा कि हाँ एक्टिविटी से क्वेश्चन आता है, आएगा, एक्टिविटी आपको आएगा ही एग्जाम में। ठीक है, एक्टिविटी 5.4 क्या बोलता है, ठीक है, तो एक्टिविटी 5.4 क्या कहता है कि आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। कितने टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब ए, ठीक है, और ये टेस्ट ट्यूब बी है, टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, अब आपको दोनों में क्या करना है, लाइम वाटर लेना है। दोनों में क्या लेना है, लाइम वाटर, दोनों में लाइम वाटर लेना है। पता है ना लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर मतलब CaOH2 है ना, लाइम वाटर। आपको लाइम वाटर ले लेना है दोनों में। ठीक है,
अब लाइम वाटर लेने के बाद क्या करना है, टेस्ट ट्यूब ए में आपको सांस छोड़ना है ना। जैसे टेस्ट ट्यूब ए लिए हैं, सांस छोड़ दिए, तो जब सांस मतलब जब CO2 एक्सेल करेंगे, तो CO2 जब एक्सेल करेंगे तो आपको याद होगा, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जब CO2 लाइम वाटर से पास होता है ना, तो लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाता है। क्या हो जाता है? टर्न्स मिल्की। व्हेन CO2 पास्ड थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो जब हम लोग टेस्ट ट्यूब ए में एक्सेल करेंगे, CO2 एक्सेल करेंगे, तो वो पता है जब जो एक्सेल कर रहे हैं वो क्या है? CO2 है। अब CO2 की वजह से जब CO2 जाएगा लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर क्या होगा? टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। सेकेंड चीज, दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे? इस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे? पिचकारी होता है ना, उससे हवा ऐसे खींचेंगे और उस हवा को ऐसे पुश करेंगे, तो हवा से जो CO2 होगा वो भी जाएगा, और उस CO2 से भी क्या होगा? ये भी, इससे भी क्या होगा? लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लेकिन सवाल यही है कि बताइए ज्यादा मिल्की कौन होगा? मतलब लाइम वाटर जो है मिल्की दोनों केस में होगा, लेकिन ज्यादा किस में मिल्की होगा? ऑक्सीजन CO2 जो हमारे बॉडी से निकला है उसमें, या हवा से जो लिए हैं वो? तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि आप जो CO2 निकाले हैं ना, उसकी वजह से ये ज्यादा मिल्की होगा, मोर मिल्की होगा, ठीक है। और एयर, हवा से जो CO2 गया है जिसकी वजह से ये मिल्की हुआ है, वो थोड़ा लेस होगा, कम होगा मिल्की। इसका रीजन यही है कि हम लोग जो एक्सेल कर रहे हैं वो CO2 है, एकदम पूरा CO2 है। जैसे सांस छोड़े ना, तो वो क्या निकला? CO2। लेकिन हवा में जो प्रेजेंट होता है वो CO2 तो है ही, लेकिन बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। डस्ट वगैरह भी होता है, CO2 होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, हर चीज मिक्स होता है, जिसकी वजह से ये तो मिल्की होगा, लेकिन बहुत हल्का मिल्की होगा, और जबकि इसमें पूरा मिल्की हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी यही बता रहा है। तो आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, blow air through this lime water, note how long it take for the lime water to turn milky, use a syringe or पिचकारी to pass air through some fresh lime water, ठीक है, taken in another test tube, now how long it takes for this lime water to turn milky, ठीक है, what does this tell us about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe out। तो हम लोग जो breathe out कर रहे हैं CO2 वो ज्यादा होता है वो हवा के कंपैरिजन में, ठीक है। इसलिए ये जो है ना तुरंत मिल्की हो जाएगा और ज्यादा मिल्की भी हो जाएगा, सो होगा। और जबकि हवा में जो होता है CO2 उतना नहीं है, जिसके वजह से ये होगा मिल्की, लेकिन बहुत हल्का और बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है कि आपको दो टेस्ट ट्यूब लेना है, इसमें भी दो टेस्ट ट्यूब, और दोनों टेस्ट ट्यूब को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। देखिए इसमें एक लाइम वाटर लेना है, ये है लाइम वाटर, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब लेना है लाइम वाटर, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब में क्या करना है? शुगर सॉल्यूशन लेना है, शुगर सॉल्यूशन ले सकते हो, जूस वगैरह ले सकते हो, फ्रूट जूस ले दो, फ्रूट जूस ले लो आराम से, फ्रूट जूस रख लो इसमें, है ना, या शुगर सॉल्यूशन, चीनी पानी घोल दो, रख दो। अब उसमें क्या करो? ईस्ट पाउडर ऐड कर दो। कौन सा पाउडर? ईस्ट पाउडर ऐड कर दो। अब ईस्ट पाउडर क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा। पहले तो खाएगा, शुगर में जो कार्बोहाइड्रेट उसको खाएगा, अब खाने के बाद क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा। इसको तो ऑक्सीजन की जरूरत है नहीं, ठीक है, तो ऑक्सीजन की जरूरत है ही नहीं, तो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो क्या करेगा?
रिस्पिरेशन करेगा, और जब रिस्पिरेशन करेगा तो क्या रिलीज होगा, कौन सा गैस, CO2, और वो CO2 रिलीज होगा, और वो CO2 इस पाइप के थ्रू आएगा और ये लाइम वाटर में चला जाएगा, और लाइम वाटर का कलर क्या हो जाएगा, मिल्की। ठीक है, बहुत देर तक छोड़ दोगे तो इसका स्मेल भी आने लगेगा, अल्कोहल जैसा स्मेल आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि पता है ना ईस्ट जो है वो रिस्पिरेशन के टाइम में क्या क्या रिलीज करता है, CO2 तो रिलीज करता ही है, साथ ही साथ अल्कोहल यानी कि इथेनॉल भी रिलीज करता है, जिसकी वजह से इसका स्मेल भी हल्का हल्का अल्कोहल जैसा आने लगेगा, और ये लाइम वाटर जो है वो मिल्की टर्न हो जाएगा। ठीक है, टर्न्स मिल्की। क्लियर हो गया। लिखा हुआ है टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड सम ईस्ट दिस। टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब fitted with a cone, hold cork, fit the cork with a bent glass tube, dip the free end of the glass tube into a test tube containing freshly prepared lime water. ठीक है, what changes is observed in the lime water, तो वो turns milky, and how long does it take for this change to occur, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। what does this tell us about the product of fermentation। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ईस्ट जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिस्पिरेशन कर रहा है, जिसकी वजह से अल्कोहल और CO2 रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक्टिविटी नंबर 5.4 5.5 क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्योंकि ये टॉपिक्स जितना पढ़ना था हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। ठीक है, रिस्पिरेशन का जो भी टॉपिक्स पढ़ना था वो कवर कर चुके हैं। आप लोग पूरे लेक्चर को अच्छा से देख लीजिए, बार बार देखिए। नोट्स है, नोट्स भी आपको PDF के रूप में सप्लाई किया गया है, आप देख सकते हैं, है ना, डाउनलोड करके पूरा नोट्स याद कर लीजिए। ठीक है, अब है क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द 3 कॉमन फीचर ऑफ रिस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन एनिमल्स। ठीक है, बोल रहा है 3 कॉमन फीचर बताना है ना, रिस्पिरेटरी ऑर्गन का, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। जरूरी नहीं ना कि हमारे पास भी है, बहुत सारा ऐसा ऑर्गन है रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो बहुत सारे एनिमल में कॉमन होता है, उसका फीचर्स क्या है। ठीक है, तो फीचर्स क्या है कि ऑल रिस्पिरेटरी ऑर्गन हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, मतलब जितने भी रिस्पिरेटरी ऑर्गन है सबके पास लार्ज सरफेस एरिया, बोल सकते हो एल्वोलाई है। एल्वोलाई क्या करता है, फंक्शन पता है ना एल्वोलाई का? एल्वोलाई का फंक्शन है कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज हो सके, है ना, और ये ऐसा साइट है जहां पे गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, thin permeable walls and rich supply of blood capillaries to ensure efficient gaseous exchange, मतलब सप्लाई ऑफ कैपिलरीज भी होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज हो। ठीक है, तो ये कॉमन चीज है। पहला सरफेस एरिया इंक्रीज होगा और कैपिलरीज रहेगा ताकि ऑक्सीजन जो है ब्लड में आराम से पूरे बॉडी के सेल में जा सके और पूरे बॉडी से CO2 आ सके। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं लेकिन फिर भी एक बार देख लेते अच्छे से। ठीक है, देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ O2, और जबकि ये एब्सेंस ऑफ O2 के एब्सेंस में होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, जबकि इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, पूरी तरीके से नहीं होता।
ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया, इसमें जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो एंड प्रोडक्ट बताइए क्या बनता है, बताइए एंड प्रोडक्ट क्या बनता है। वो एनर्जी तो बनता ही है 38 एटीपी, और उसके साथ क्या बनता है, CO2 बनता है प्लस वाटर बनता है। ठीक है, और इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, इसमें भी एनर्जी बनता है लेकिन बहुत कम एनर्जी बनता है, लेकिन एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, एथेनॉल या लैक्टिक एसिड। ठीक है, और क्या बनता है, CO2 बनता है। ठीक है, ये एंड प्रोडक्ट हो गया। इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है ना, 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होता है, और जबकि इसमें 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो चार डिफरेंस बहुत है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, लास्ट में एग्जाम्पल ऐड कर दीजिए ताकि ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। इसमें प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया ईस्ट हो गया, और सम बैक्टीरिया, कुछ कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, है ना, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएट बिटवीन हो गया एरोबिक और एनारोबिक में। ठीक है, हाउ आर लंग्स डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वही एल्वोलाई वाला है। तो लंग्स हैव मिलियंस ऑफ थिन वॉल्ड एल्वोलाई, ठीक है, विथ रिच ब्लड सप्लाई प्रोवाइडिंग लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एफिशिएंट गैस एक्सचेंज। बहुत BVI मतलब समझ जाओ कि ये जो क्वेश्चन है ना, BVI फंक्शन ऑफ एल्वोलाई पूछ देगा सेम आंसर, या क्वेश्चन ऐसे घुमाकर पूछ देगा तो सेम आंसर, है ना। एल्वोलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, जैसे वहां पे विल्ली पड़े थे ना, सेम आप एल्वोलाई गैसेस एक्सचेंज के लिए है, और जबकि वहां अनडाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता था। ठीक है, ये भी सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, इसमें भी ब्लड कैपिलरीज होता है ना, जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन चला जाता है और CO2 फिर से आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स। कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, पहला क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। The hemoglobin present in the red blood cell take the oxygen from alveoli of the lungs। मैंने बताया था कि ब्लड में जो फ्लो हो रहा है ना हेमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन को हाथ पकड़ता है और पूरे बॉडी के सेल में पहुंचा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑक्सीजन इज कैरिड बाय ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एज द ब्लड passes थ्रू द टिश्यू ऑफ द बॉडी, द ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूजेस इनटू द सेल। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज जो होता है ना, वो कैपिलरीज से ऑक्सीजन चला जाता है सेल में। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर soluble in water, it is present in our blood plasma in a dissolved state and is transported from the tissue to the lungs where it diffuses from the blood to air in the lungs, है ना, and expelled out through the nostril during exhaling। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ऑक्सीजन एल्वोलाई में गया, एल्वोलाई के वॉल में क्या है, ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज में क्या है, हेमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन को खींच लेगा। ये ऑक्सीजन चला गया ब्लड में, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। अब वो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पूरे बॉडी के सेल में चला जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इन रिटर्न CO2 जो है वहां पे है, जब ऑक्सीजन गया ना उसी समय CO2 भी आ जाता है। तो ब्लड के प्लाज्मा में CO2 ज्यादा सॉल्युबल होता है, और वो सॉल्युबल फॉर्म में ही आता है, और वो CO2 जो है डिफ्यूजन के थ्रू आ जाएगा एल्वोलाई से ब्रोंक्यूल्स से ब्रोंकाई, ट्रैकिया से नॉस्ट्रिल के थ्रू एक्सपेल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? What are the different ways in which glucose is oxidized? तो 3 वेज है ना, तीनों वेज को हम बता चुके हैं। तीनों वेज को बताए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए,
ये तीनों फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अलग अलग तरीका से पूछ देगा क्वेश्चन, या बताइए ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज है ना, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो बस यही बना देना, मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन फुल में फुल मिल जाएगा अगर आप ये बना दिए तो। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर वहां पे हम बता चुके हैं। राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? दिख रहे हैं, दोनों सिमिलर चीज नहीं है, दोनों डिफरेंस है दोनों के बीच में, है ना। क्या डिफरेंस है एकदम आराम से समझ लेते हैं। ब्रीदिंग कुछ नहीं है, ब्रीदिंग एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है जो आपको दिख रहा है, सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, फील हो रहा है ना, तो ये क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है। और ये रिस्पिरेशन नहीं पता चलता है कैसे, आपको पता है कि ऑक्सीजन गया सेल में, ठीक है, फिर फूड भी गया, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों का यूज करके एनर्जी चलाया, एनर्जी बनाया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलता है जिसको बोलते हैं क्रैब साइकिल, ठीक है, और वो क्रैब साइकिल से बहुत सारा एनर्जी बनता है, फिर उस एनर्जी को स्टोर किया जाता है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है, और जब जरूरत होता है तो वही एटीपी एनर्जी बन जाता है और बॉडी को मिल जाता है। क्या ये सब आपको देख रहे हैं, अंदर फील हो रहा है? नहीं, तो ये क्या है? केमिकल प्रोसेस है। ये क्या है? केमिकल प्रोसेस। यहां पे रिएक्शन हो रहा है, मतलब खाना जो है ना ऑक्सीजन से मिल रहा है, मतलब खाना का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, एक तरह से बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है। तो केमिकल, एक तरह से केमिकल प्रोसेस है। दूसरा पॉइंट है, इसमें इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ फूड होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस होता है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। ये याद रखना कि लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें एनर्जी यूज होता है, इसमें क्या होता है? एनर्जी यूज होता है। बिना, अगर एनर्जी नहीं है आपके बॉडी में तो सांस भी नहीं ले पाइएगा। और पता है रिस्पिरेशन में तो एनर्जी मिल रहा है ना, एनर्जी तो रिलीज होता है ना इसमें, एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, ये याद रखिएगा। मैंने 3 डिफरेंस बहुत है, 3 ही पूछा था ना, है ना। राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, ये लंग्स के थ्रू होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और क्या पढ़े? इसमें एनर्जी यूज होता है जबकि इसमें एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, ये सिंपल इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 है, और जबकि इसमें खाना का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2, और बहुत सारा एनर्जी मिलता है। ठीक है, आगे है व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट। जब प्लांट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या मिलेगा? तो वही 30 ATP एनर्जी और 38 ATP एनर्जी मिलेगा, प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हो गया। 8 नंबर है व्हाट एडवांटेज ऑफर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये इन एयर, पता है एयर में क्या है? ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, इसलिए टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होता है ना वो आराम से ब्रीथ करता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ब्रीथ क्या ऐसे कर रहे हैं नहीं ना, मछली जैसे सांस ले रहे हैं नहीं, मछली क्या देखते हो ना, उसका फेफड़ा दम देखते रहना, दम इतना स्पीड में सांस लेगा ना तुम मत बोलो। ठीक है, तो हम लोग दम आराम से ले रहे हैं, क्यों भाई? क्योंकि हवा में तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है ना, पर्याप्त ऑक्सीजन है, इसलिए आराम से ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन वाटर में जो है ना ऑक्सीजन बहुत कम है, बहुत कम है, वो भी डिजोल्व फॉर्म में है। वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में है और बहुत कम है, इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होता है वो बहुत ज्यादा तेजी से फास्ट करता है।
जिंदा रहने के लिए। देखते हो कभी मूवी वगैरह में देखे होगे, जब ऑक्सीजन बेड पे रहता है, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन वो रहता है उसको जब हटा दिया जाता है, इन्वलेटर जो रहता है, तो देखते हो सांस लेता है, एकदम तेजी से सांस लेता है। और ये सांस क्यों ले रहा है? जिंदा रहने के लिए। अगर जिंदा रहना है तो उसको तेजी से सांस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को क्या एडवांटेज है ना एक्वेटिक एनिमल से? तो वही है कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में है, इसलिए वो आराम से लेता है, एकदम स्लोली लेता है। और जबकि वाटर में ऑक्सीजन की कमी है, डिजॉल्व फॉर्म में, इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट ब्रीथ करता है। नेक्स्ट है लिखा हुआ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी लो एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। बोल रहा है जो पानी में ऑक्सीजन रहता है ना वो बहुत कम है जो हवा में रहता है। हवा में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है ना, इन कंपेरिजन टू वाटर। बिकॉज ऑफ दिस टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव टू मेक लेस एफर्ट फॉर ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन, इसलिए उसको बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ता है, आराम से ले लेता है, ठीक है। और जबकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका ब्रीदिंग जो होता है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया है ना? बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है ना? आप लोग से ज़्यादा तो हार्ड है ही नहीं, आप लोग ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। ठीक है, तो आज का सेशन आप पूरा कंप्लीट हो चुका है ना? आप ये लेक्चर को पूरी अच्छी तरीके से देख लीजिए, है ना? नोट्स वगैरह भी है, ठीक है, उससे पढ़िए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, इसी चैप्टर से बना हुआ है। एटीपी जैसे हर सेल को एनर्जी देता है ना, एटीपी जैसे हर सेल को एनर्जी देता है, वैसे ही नॉलेज आपकी लाइफ को भी एनर्जी देता है। एटीपी जैसे हर सेल को एनर्जी देता है, ठीक है, वैसे ही नॉलेज आपके लाइफ को एनर्जी देता है, ठीक है। बस उसे कंटिन्यूअसली रिचार्ज करते रहिए, है ना? समझ रहे हैं ना? तो ये आपको, ये सब इसीलिए है ताकि आप अच्छा से पढ़ें, है ना? बोर्ड बहुत ज्यादा दूर नहीं है ना? ठीक है, तो बोर्ड बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ना? जैसे आप लोग अच्छा से पढ़िएगा तो सब कुछ हो सकता है ना? एंजॉय तो करना ही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा, पिछले क्लास में भी हम बोल चुके हैं, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। खेल कूद मस्ती सब कीजिए, लेकिन ज़्यादा क्या करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। क्योंकि ये पढ़ाई ही आपको बाद में काम देगा, खेल कूद तो देने वाला है नहीं, है ना? अगर आप खेल में जा रहे हैं, केवल खेल में ही आप ध्यान लगा रहे हैं, तो आपका कैरियर बन सकता है, ठीक है। ना आप खेल रहे हैं अच्छा से, ना पढ़ रहे हैं, ना ये कर रहे हैं, तो आपका कैरियर नहीं बन सकता है। इसीलिए आपको अच्छा पोस्ट पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक चीज़ में अच्छा होना होगा, ठीक है। तो बस खेलना है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, मेन गोल आप लोग का यही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, है ना, और कमेंट कीजिएगा कैसा आपको कुछ मिस्टेक लग रहा है ना, जो भी हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। नेक्स्ट टाइम हम लोग उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। थैंक यू।